डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 25 अगस्त है और हम लोगों को अपना डेली करंट कैप्सूल शुरू करना है। सैटरडे को किसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया था तो मैंने उसी करंट को आज ही इन्वॉल्व कर लिया है, तो आप लोगों का कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं, है ना। आप लोग देख सकते हैं लगातार करंट अफेयर से जिस तरीके से करंट अफेयर में चीजें पूछी जा रही। थोड़ी देर बाद मैं जो है टेलीग्राम पे कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों के मैसेजेस हैं कि अभी करंट अफेयर को 1 वीक ही हुआ है और उसमें से ही यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। तो वो मैं भेजूंगा, आप लोग देखिएगा। मैंने तो अभी खुद नहीं देखा है, तो आप लोग उसको लिंक करिएगा। और दूसरा, इस जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, मैंने कई बार बताया है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और कई मैंने चीजें इसमें ऐड करने की कोशिश की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। कई सारे टॉपिक हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है फोर्टिफाइड चावल योजना 2028 तक बढ़ा दी गई। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं। जब हम किसी भी उत्पाद के अंदर, जैसे मान लीजिए विटामिन ए को बढ़ाना है ना, तो उस तरह की चीजों को ऐड ऑन कर देते हैं ताकि विटामिन ए की मात्रा चावल के अंदर इंक्रीज हो जाए। इसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। मतलब कहीं ना कहीं पे जो जो पोषक तत्व हैं उनको इंक्रीज करना है खाद्य उत्पादों में, ताकि भारत में माल न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम है या कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए की जो है ये योजना शुरू की है और इसको दिसंबर 2028 तक सभी जो है सार्वभौमिक आपूर्ति को जारी रखने की मंजूरी की है। इसका मतलब ये है कि फोर्टिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा फसलों में, कहीं ना कहीं पे पोषक तत्वों को इंक्रीज किया जाता रहेगा। सरकारी खाद्य सुरक्षा जाल के माध्यम से आयरन और विटामिन बी 12 से युक्त चावल की आपूर्ति के लिए ये एक पोषण हस्तक्षेप कार्यक्रम है। भारत में आपको पता है एनीमिया की समस्या है, कुपोषण है, हिडन जो है हंगर है, छिपी हुई भूख है, उन सब चीजों को दूर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा। और आपको पता है इसकी जो एजेंसी है वो फसाई। बस इसको लेकर ये याद रखिएगा, ये शायद स्कीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि फूड फोर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगला आपका टॉपिक है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है, जिसको आप लोग NOTTO बोलते हैं। इसके बारे में कुछ करंट अफेयर है। इसने बोला है कि देखो भाई, जो आपको जो अंगदान वगैरह हम लोग करते हैं उसके अंदर भी महिला असमानता देखने को मिलती है, जेंडर असमानता, खास करके लिंग असमानता। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अंगदान करना है तो उसके घर के जो मेल लोग हैं या पुरुष जो लोग हैं वो उस पर अपना हक जताते हैं। इसलिए इस संस्थान ने कहा है कि अगर मान लीजिए अंग डोनेट करना है तो उसमें महिलाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, उनको भी अंग दान किया जा सकता है। तो महिला रिश्तेदारों को अंग का आवंटन और उस चीज में उनको प्राथमिकता देने का निर्देश इस संस्थान ने किया है। अब आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ना। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है, अब नाम में ही लिखा हुआ है अंग और ऊतक प्रत्यारोपण, तो उससे जुड़े हुए काम ये करता है। 2014 के आसपास जो है इसका स्थापना वर्ष जो है 1994 के अधिनियम के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो बस मिनिस्ट्री याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है और अभी इसने क्या कुछ बोला है। अगला टॉपिक है आपका एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बाघ गलियारों की परिभाषा को सीमित कर दिया है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि बाघ गलियारा होता क्या है, कॉरिडोर क्या होता है। तो एक अगर कंजर्वेशन एरिया जो है उससे दूसरे में जाने के लिए, एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे में जाने के लिए एक कॉरिडोर टाइप का सरकार जो है बना देती है ताकि बाघों को गुजरने में प्रॉब्लम ना हो, उसको बोलते हैं बाघ गलियारा। एनटीसीए ने बाघ गलियारों की परिभाषा को केवल 32 न्यूनतम लागत मार्गों और बाघ संरक्षण योजना तक सीमित कर दिया है, जिसमें नए वैज्ञानिक अध्ययन शामिल नहीं होंगे, है ना। तो ये जो संस्थान है एनटीसीए, ये पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। याद रखिएगा, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय है ना, जो भारत में बाघ संरक्षण और जो बाघ अभ्यारण्य प्रबंधन है उसके लिए सर्वोच्च अथॉरिटी है, सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 1972 के अधिनियम के माध्यम से उसमें संशोधन किया गया था। 2005 में इसको गठित किया गया और 2006 से लागू हुआ। याद रखिएगा, इसके लिए कोई अलग अधिनियम नहीं है। जो 1972 का अधिनियम है उसमें ही अमेंडमेंट करके इस लीगल अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछा था। देख के ये लगता है कि एनटीसीए के जो अध्यक्ष होंगे शायद पीएम होंगे, पीएम नहीं है। भारत के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, है ना। उपाध्यक्ष आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और क्या काम क्या है, राज्यों द्वारा जो बाघ संरक्षण परियोजनाएं तैयार होती उनको मंजूरी देना है और उससे संबंध में कोई भी दिशा निर्देश वगैरह देने हो। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए सरकार चलाती है, उसकी निगरानी करने का काम भी इसी अथॉरिटी के पास
याद ये रखना है एक दो चीजें, एक ये वैधानिक निकाय है, दूसरी चीज इसके अध्यक्ष जो है पर्यावरण मंत्री होते हैं, तीसरा कौन से अधिनियम के माध्यम से इसको स्टैब्लिश किया गया है। सवाल आपको इससे बाहर जाता हुआ नहीं दिखेगा। अगला है चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान। इसरो अब तक का अपना सबसे भारी रॉकेट जो है लॉन्च व्हीकल उसको जो है विकसित कर रहा है। LMLV आप इसको देख सकते हो, इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा भारत का सबसे भारी रॉकेट होगा। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा बेहतरीन सवाल बन सकता है कि चंद्र मॉड्यूल प्रक्षेपण यान या LMLV क्यों इंपॉर्टेंट है या किससे जुड़ा हुआ है। भारत से जुड़ा है पहली बात, दूसरा सबसे भारी जो हमारा रॉकेट है। उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से चंद्र अन्वेषण के लिए डिजाइन, जिसमें 2040 तक भारत का पहला मानव मिशन भेजना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि गगनयान मिशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई अच्छा सा रॉकेट होना चाहिए, ये शायद उस दिशा में डायरेक्ट काम करेगा। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान की यह जगह लेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो लॉन्च व्हीकल है उसकी जगह ये ले लेगा और अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम को भी समर्थन देगा। क्या ऊंचाई है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना भी याद रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा कि एक भारी जो है रॉकेट है। इसलिए मैंने इसके साथ साथ जो है जो भी इंपॉर्टेंट मिशन है इसरो के, वो आपका टेबल आपके सामने रख दिया है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैं पढ़ता इंग्लिश में हूं क्योंकि थोड़ा टाइम, अब दोनों चीजों को करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंग्लिश मीडियम का मैंने सॉल्यूशन ये कर दिया है कि आपके पास एकदम बेहतरीन कंटेंट है। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करना है, सुन आप हिंदी में लो, और उसको पढ़ने के लिए आपका नोट्स जो है वो मैंने आपको इंग्लिश में दे दिया है, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी और हिंदी वालों को तो हेल्प है ही है, पैरेलल वो भी इंग्लिश को पढ़ लेंगे। पहला मिशन है उनका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, पृथ्वी की सतह, जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए है। 2003 से निरंतर ये काम कर रहा है। दूसरा है मंगलयान, 2013 में इसको छोड़ा गया। मंगल ग्रह जो है उसके सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। भारत का पहला मंगल मिशन है और याद रखिएगा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहुत कम खर्चे में इसको भेज दिया गया था। दूसरा एक मिशन है हमारा चंद्रयान 2, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजना था 2019 में, और इसने जो है पानी के अंश की खोज की बात कही चंद्रमा की सतह पर। गगनयान जो है ये हमारा मानव का अंतरिक्ष मिशन है ना, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चला जाएगा लेकिन अभी इसको समय लगेगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसके अंदर हम व्योम मित्र रोबोट का उपयोग करेंगे। तो प्रीलिम्स में यूपीएससी ये व्योम मित्र को लेकर भी सवाल पूछ सकता है। हो सकता है इस स्लाइड का फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया हो, लेकिन बाकी स्लाइड्स में बड़ा है, टेबल बड़ी थी इसलिए मैंने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया है। व्योम मित्र को लेकर भी सवाल पूछ सकता है। तो ये क्या है, ये एक रोबोट है जो हम लोग गगनयान मिशन के माध्यम से इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला है हमारा स्पेस डॉकिंग प्रयोग जो है स्पेडेक्स को लेकर सवाल पूछ सकता है। अंतरिक्ष यान के डॉकिंग और अडॉकिंग की क्षमता का परीक्षण करने के लिए है। भारत का पहला अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन है जो 2024 में भेज दिया गया है। नाविक के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। तो नौवहन की स्वतंत्रता के लिए हमें, जैसे आपको पता है कि जीपीएस वगैरह पर डिपेंड ना रहना पड़े, उस दिशा में भारतीय जो है संस्थान के द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा गया है। ये भारतीय उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है ना, तो उसको हम देख सकते हैं, नाविक इसका नाम है। 2018 में इसको भेज दिया गया है। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन है, 2025 के आसपास इसकी बातें, और आपको पता है कि इसको कुछ समय पहले भेज दिया गया है। ये सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना चाहता है। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें लिपुलेख दर्रे को लेकर है, तो भारत ने उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन सीमा व्यापार को शुरू करना है, जिसको लेकर नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, जिसको भारत ने खारिज कर दिया कि आपका कोई मतलब नहीं बनता है, अपने पास ही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब स्थान कहां पे है लिपुलेख दर्रा, अभी मैं आपको मैपिंग के माध्यम से दिखा दूंगा। भारत, नेपाल और चीन के त्रिदंशन के स्थित जो है उच्च हिमालयी दर्रा है ना, किसको किससे जोड़ता है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है उसको तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। सांस्कृतिक भूमिका क्या है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे छोटा मार्ग ये प्रोवाइड करता है। व्यापारिक महत्व है ना, सामरिक महत्व भी है क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और व्यापार होता है भारत और चीन के बीच यहाँ से। अब इसकी लोकेशन आप लोग जल्दी से देख सकते हैं, देखो कुछ कुछ और चीजें याद रखेंगे। ये है लिम्पियाधुरा है ना, ये है काला पानी वाला क्षेत्र, और ये है लिपुलेख पास। जिस पास की हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ की है। नेपाल का पॉइंट क्या है, नेपाल खास करके समझिएगा, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, इसको कहता है नेपाल की मेरा हिस्सा है ना। तो ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद का पॉइंट है। आपको ये तीन लोकेशन पता होनी चाहिए अगर यूपीएससी अरेंज करने के लिए कहता है। तो सबसे उत्तर में आप देखोगे लिम्पियाधुरा, सेकंड नंबर पे आप देखोगे काला पानी। मान लीजिए पश्चिम से पूर्व की तरह पूछता है तो लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन तीनों को लेकर आपको याद रखना है। और अगर नॉर्थ से साउथ पूछता है तो आपको लिम्पियाधुरा, और इसमें क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि बहुत आसपास है तो शायद यूपीएससी नॉर्थ साउथ वाला सवाल ना पूछकर वेस्ट ईस्ट वाला सवाल पूछ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है प्री लिस्टिंग कंपनियों के लिए सीबी का विनियमित स्थल का प्रस्ताव है।
अब ये क्या स्यापा है, आपको पता है कई कंपनियों में एक टर्म इसमें मुझे आप लोगों को बताना है, बट पहले आप लोग पढ़ लो। सेबी ने प्री लिस्टिंग कंपनियों के शेयरों के व्यापार के लिए एक विनियमित स्थल बनाने का जो है प्रस्ताव दिया है ना। एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म बनेगा जिस पर प्री लिस्टिंग जो कंपनी जो होती हैं वो अपने शेयरों की ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रे मार्केट से आप लोग बच पाओगे। अब यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये ग्रे मार्केट क्या होता है। अगर शेयर मार्केट से बाहर या स्टॉक मार्केट से बाहर शेयर की खरीद फरोख्त हो रही है, इसका मतलब इररेगुलेटेड तरीके से चल रहा है, पहले ही मार्केट में आने से पहले उसका प्राइस तय हो जा रहा है, उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। मैं फिर से आसान भाषा में बता देता हूं, अगर स्टॉक मार्केट के बाहर लेन देन हो रहा है शेयरों का, उसको बोलते हैं ग्रे मार्केट। अगर सेबी अपनी तरफ से ही प्लेटफॉर्म बना देगा ना, तो प्री लिस्टिंग से पहले भी शेयर यहाँ पे ट्रेड हो सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें उसमें ही है कि उचित मूल्य मिल पाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी, सरकार को भी टैक्सेशन वगैरह मिल पाएगा, वरना बाहर करते हो तो सरकार को कर नहीं मिल पाता, ये सारी चीजें। तो आप लोग याद रखेंगे ग्रे मार्केट किसको बोलते हैं। अगला टर्म है केरल, जो है भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य है। साक्षर की बात नहीं हो रही है, डिजिटल साक्षर, साक्षर में भी केरल ही टॉप पे है। अब डिजिटली तरीके से भी केरल जो है साक्षर राज्य है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य अब इसको घोषित कर दिया गया है ना। तो याद रखेंगे इसके अकॉर्डिंग डिजिटल साक्षरता की परिभाषा क्या है, तकनीक को समझने और सार्थक कार्यों में उपयोग करने की क्षमता को लेकर इसको किया गया है ना। केवल 38% घर जो है डिजिटल रूप से साक्षर हैं, केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार भारत का यह आंकड़ा है। कुछ पहले हैं ये आप लोग देख सकते हैं। अगला है भारत का महारजिस्ट्रार। भारत के महारजिस्ट्रार ने राज्यों को जन्म और मृत्यु के सभी मामलों का पूर्ण पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। तो ये संस्थान है क्या, किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो आपको याद रखना है पहली बात, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। और क्यों किया था इसको, क्योंकि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत इसको बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं पे वैधानिक पद है ये, आप समझ सकते हो। काम क्या करता है, आवास गणना, जनगणना आयोजित करना, जनगणना अधिनियम के तहत ये काम करता है। नागरिकों के पंजीकरण से संबंध में या जन्म या मृत्युकरण पंजीकरण जो अधिनियम है उससे संबंधित प्रावधानों को भी देखता है। अगला टॉपिक है डल झील, है ना। ये इसमें पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स की मेजबानी हो रही है, कहाँ पे है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पूर्वी भाग में स्थित है ना, झेलम नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है ना। और थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा एक वेटलैंड के तौर पर भी काम करता है। रेमपेज मिसाइल, बस इतना याद रखिएगा, भारत किससे खरीद रहा है ना, तो इजराइल से खरीद रहा है, पहले से ही खरीद रहा है, अब थोड़ा सा और जो है इसका ऑर्डर दिया है। तो आपको याद रखना है सुपरसोनिक गति से हमला करने वाली मिसाइल है, हवा से जमीन पर मार करने वाली और सटीक निशाना लगाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। तो अगर आप इसको सिर्फ इजराइल भी याद रख लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 311 है, जम्मू कश्मीर में कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा इस अनुच्छेद को इंप्लीमेंट करते हुए। अब यह अनुच्छेद है क्या, संघ या राज्य सरकार के तहत सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति की बर्खास्ती या उसकी पद अवनति से ये संबंधित है। तो आपको पता है कि सिविल सर्विसेज वाले जो है, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, उनको अगर हटाना चाहे सरकार तो 311 के तहत हटा सकती है। सिविल सेवा के सदस्यों को नियुक्त करने वाले प्राधिकरण से अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ये इसको लेकर आलोचना होती रहती है, क्या आलोचना है कि केंद्र सरकार ही हटा सकती है। आपको पता है आईएएस आईपीएस का जो अस्थायी नियंत्रण है वो राज्य सरकारों के पास होता है, बट स्थायी नियंत्रण जो है उसका केंद्र सरकार के हाथ में होता है। ये प्रावधान जो है इस अनुच्छेद में किया गया है 311(1). इसको लेकर यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा था कि इसके अपने फायदे और अपने नुकसान है ना, वो किसी दिन हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से डील करना चाहते हो, अगर आप लोगों ने रिव्यूज पढ़े होंगे, तो मेंस पूरा पेपर जो है डिलाइट आईएएस के फाउंडेशन, कॉम्बो बैच, ऐसे सबके अंदर आप चीजें देख सकते हो, बच्चों के रिव्यूज को पढ़ सकते हो। बट उससे पहले आपकी मेंस के पहले की सीडी है आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हो कि उसका अंतिम समाधान आपको मिल जाए, तो आप लोग डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को अब भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। पिछले सवाल जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या है, शुरू के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, है ना। और जो अगला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा स्लाइड में शायद प्रॉब्लम हो गया है, हाँ यहाँ पे ठीक है, देखेंगे इसको।
तो शुरू के 2 स्टेटमेंट जो हैं वो ठीक हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि भई आधिकारिक रूप से भारत सरकार द्वारा इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो नहीं, ये सही नहीं है। अभी सरकार ने ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर नहीं किया है। सरकार ने इसको लॉन्ग रेंज की जो है बैलिस्टिक मिसाइल जरूर माना है। अभी तक इसको आईसीबीएम को लेकर चीजें नहीं कही गई। तो 1 और 2 इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शायद इसको नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ अगला क्वेश्चन डील कर दूंगा। है आ गया है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना है। तीसरा, भारत में पहले टाइगर रिजर्व के रूप में जिम कॉर्बेट की स्थापना हुई थी। चौथा, प्रोजेक्ट टाइगर केवल वन्य जीव संरक्षण तक सीमित है, इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल करना आवश्यक नहीं। कौन सा कथन ठीक है, इसको लेकर आप लोग आंसर बताएंगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा अप्रिशिएट करने का भी थोड़ा काम करा करिए। इतनी मेहनत टीम की और हमारी भी होती है वीडियो बनाने को लेकर, तो आप लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए डिलाइट आईएएस को। कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर बताकर अपनी इंगेजमेंट को डे बाई डे जरूर बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।